हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो को, और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज क्विकली देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन क्विकली करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन पूरा रहेगा, बस रिवीजन पॉइंट थोड़ा सा कम किया गया है और बीच का प्रमोशन हटाया गया है आज के लिए, इसीलिए वीडियो छोटी रहेगी आज, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतरिक्ष सहयोग पहल के लिए सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है VR ललितंबिका को। ये इसरो की साइंटिस्ट हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला सहायक DCAMP नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ट्विंकल खन्ना के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वेलकम टू पैराडाइज, इसका नाम आप याद रखिएगा। और 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम, केरल में। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पुनीत विद्यार्थी। इसके अलावा एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। सुंगति सुंदराराज जो हैं स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हुए हैं। इसके अलावा भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ब्लड प्लस। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उड़ीसा के पवेलियन ने जीता है दोस्तों प्रथम पुरस्कार, या कहें स्वर्ण पदक। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वीडियो के फ्री में क्विज और फ्री में डिटेल PDF आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप सर्च करके डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के इसकी क्विज लगा सकते हैं और फ्री PDF सेक्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी महीने की, किसी भी दिन की बहुत सारे यहाँ पर PDF अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया? तो देखो 2 दिसंबर को एक तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 और महत्वपूर्ण दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, यानी दास उन्मूलन दिवस, और एक राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की। नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमारे देश भर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके प्रति अवेयर करना लोगों को, ये इसी की प्राथमिकता होती है। तो हमारे देश में 1984 में ना एक घटना हुई थी, बहुत ही दुर्दांत घटना हुई थी। 3 दिसंबर को ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था ना, भोपाल में एक फैक्ट्री थी कीटनाशक दवा बनाने वाली, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस थी, वो लीक हो गई थी। और वो गैस लीक हुई तो रातों रात हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी वहाँ पर पीड़ित हैं। जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, या कोई ना कोई मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल भी नहीं रहती वहाँ के लोगों की। आज भी इतना इफेक्ट है उस गैस का। तो 1984 में जो ये घटना हुई थी, इसी घटना को याद करते हुए ये दिन जो है डिसाइड किया गया है राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस, ठीक है, 2 दिसंबर को। क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात को ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था। और 2 दिसंबर को जैसे कि मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि दास प्रथा को खत्म करना, कम करना। आज भी बहुत जगहों पर देखने को मिलता है ऐसा, बहुत जो आउट एरिया है, रिमोट एरिया, वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। इसके प्रति लोगों को अवेयर करना ही इस दिवस की प्राथमिकता है। तो आपने 2 दिवस देखा इस दिन से। यहाँ पर देखो अभी तक दिसंबर महीने के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, और 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग महीने में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IMD के द्वारा जारी 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में दोस्तों 64 देशों की लिस्ट निकाली गई थी, इसमें भारत है 49वें स्थान पर। IMD के द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब देखो आपने पढ़ा होगा अभी तक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। ये डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, यानी कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। तो ये अलग है। उस वाले में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था उसमें हम लोग 40वें स्थान पर हैं, और इस वाले रैंकिंग में डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग 49वें स्थान पर हैं। तो दोनों को ही याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जारी कौन करता है? IMD के द्वारा ये, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है रैंकिंग। तो भारत जो है ये 64 इकोनॉमीज़ में 49th पोजीशन पर है।
टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सेकंड पर नीदरलैंड है और थर्ड पर है सिंगापुर। क्लियर है। इसे शॉर्ट फॉर्म में WDCR कहते हैं या फिर कहें कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। क्लियर। अब देखो पिछले दिनों में भी बहुत सारे रैंकिंग जारी हुए थे, उनको भी हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आई, यानी दूर से जो बैठकर काम करते हैं, उसमें 64वें स्थान पर भारत है। मर्सर की वैश्विक पेंशन सूचकांक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई, इसमें हम लोग 45वें स्थान पर हैं। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट वैश्विक भुखमरी सूचकांक आई CW की, और इसमें हम लोग 111वें स्थान पर हैं। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में हम लोग 47वें पर हैं, ओकला की है। WIPO के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यानी कि नवाचार सूचकांक में हम लोग हैं 40वें स्थान पर, और 40वें ही स्थान पर हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया IMD ही इसे भी जारी करता है। IMD ही वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी कि विश्व प्रतिभा सूचकांक भी जारी करता है, और इसमें हम लोग हैं 56वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग 161वें स्थान पर हैं। नॉर्वे है टॉप पर। ये तो पिछले दिनों की जो रैंकिंग थी महत्वपूर्ण 2023 की कह सकते हैं, इसको आप याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेज। आगे दिसंबर 2023 में वायुसेना मुख्यालय दिल्ली के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो इसके महानिदेशक बनाए गए दोस्तों एयर मार्शल मकरंद रनाडे। ये वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक है। ध्यान रहे गलती से भी यहाँ वायुसेना का महानिदेशक या वायुसेना का अध्यक्ष मत बोल देना। देखो आप जानते हो तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो अपनी एयरफोर्स हो। तो जो हेडक्वार्टर है ना नई दिल्ली में, उस हेडक्वार्टर में जो वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, उसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं रनाडे साहब। ठीक है ना, एयर मार्शल मकरंद रनाडे। ये आपको इमेज में दिख जाएंगे, यही है एयर मार्शल मकरंद रनाडे। ओके, तो इन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है। अब इनकी जगह पर 1 दिसंबर से ये नियुक्त कर दिए गए हैं। इनको 2006 में VSM यानी कि वायुसेना मेडल मिला था, और 2020 में AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, सर्विस मेडल कह सकते हैं, ये मिला था। ठीक है, मकरंद रनाडे। आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, वायुसेना आई है तो वायुसेना के बारे में भी थोड़ा सा जानते चलो। 8 अक्टूबर 1932 को दोस्तों सबसे पहली बार वायुसेना जो है ये शुरू हुई भारत की, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस मनाते हैं, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एयर मार्शल आप लिख देना। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। चलिए आगे, ये प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं इनको मैंने कल रिकॉल कराया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहां पर जल इतिहास उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो जल इतिहास उत्सव दोस्तों अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जल इतिहास उत्सव। तो ये जल के प्रति अवेयरनेस फैलाना, नदियों को कैसे हम लोग संरक्षित रख सकते हैं, नदियों के पानी को, नदियों को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, इन सब पर ये डिपेंड था, इन सब पर ये बेसिस पर था ये उत्सव। तो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा आयोजित किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जो कि आता है किसी के तहत? जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये सब आते हैं। तो इसी के द्वारा ये मेज़बानी इसकी की गई। कहाँ पर पूछा जाए तो दिल्ली के महरौली में जहाज महल शमसी तालाब में ये आयोजित किया गया 1 दिसंबर को। ठीक है, अभी पिछले 15 दिनों में यानी कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक एक कैच द रेन कैंपेन चलाया गया था, और उसके तहत जल विरासत पखवाड़ा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जो सिविल सर्विसेज वगैरह या अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये जो पखवाड़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल विरासत पखवाड़ा 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित हुआ, जो कैच द रेन 2023 अभियान का हिस्सा था। मतलब इसमें ये अभियान चलाएगा। अब ये कैंपेनिंग, ये अभियान, ये पखवाड़ा खत्म हुआ, तो इसी को समापन के अवसर पर मनाया गया 1 दिसंबर को। क्या 30 नवंबर को ये खत्म हुआ, तो 1 नवंबर को मनाया गया जल इतिहास उत्सव। क्लियर है ना। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NSTI प्लस लॉन्च किया है? तो NSTI प्लस लॉन्च किया है दोस्तों, किसने इसको लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने।
धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास का प्रशिक्षण जो संस्थान है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है। नाम है इसका NSTI प्लस। NSTI पहले से ही चल रहा था, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, अब उसी में प्लस जोड़ करके एक नया संस्करण उसका लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो विद NSTI प्लस, ठीक है ना, स्किलिंग फॉर ए न्यू इंडिया। तो ये कैंपेन के तहत धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा, खास करके ये अभी ओडिशा में लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा में जो क्राफ्ट्समैन हैं या जो भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनकी स्किल को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। जिससे स्किल बढ़ेगा तो वो अपना अपना काम भी कर सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपना अपना कुछ छोटा मोटा शुरू कर सकेंगे, जिससे और भी लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो इसी मकसद से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा इसी का प्लस वर्जन लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो इसके तहत अभी CITS यानी कि शिल्पकार प्रशिक्षण योगदान जो है इसको भी शुरू किया गया है, जिसके पहले चरण में कहा जा रहा है कि 500 ऐसे ट्रेनी को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? ओडिशा में। आगे, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो महारत्न कंपनी पूछा गया है। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां भारत में? 13। इस 13 में से एक महारत्न कंपनी है PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये PGCIL के जो निदेशक वगैरह हैं इन ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। इसको किस लिए दिया गया है ये अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो इसने ना अभी पुगलूर त्रिशूर में 2000 मेगावाट का वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बनाया है। नाम क्या है इसका? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम। तो इसी के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड इसे मिला है। किसे? पावर ग्रिड को। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पावर ग्रिड बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि कहें PGCIL। ये एक महारत्न कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। टोटल 13 महारत्न कंपनियां भारत में हैं, और अभी जो रिसेंटली बनी थी वो कौन सी बनी थी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये लेटेस्ट वाली महारत्न कंपनी बनी थी। महारत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न क्या होती है, मिनी रत्न कंपनी क्या होती है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, इन सब पर मैंने आपको क्लासेस दी हुई हैं, वीडियो दी हुई हैं। आप सर्च करोगे, लिखना है आपको महारत्न MJT एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा क्राइटेरिया अनुसार सब कुछ बताया गया है। फिलहाल यहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? गांधी कृपा श्रीकांत जी। आगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा उसका पहला एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? तो एक्सपोसैट लॉन्च करेगा दोस्तों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके द्वारा इसका पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट जो होगा ना, ये एक्सरे का ध्रुवीकरण चेक करेगा। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो इसका नाम होगा एक्सपोसैट, और ये लॉन्च करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है इसरो। जल्द ही इसको लॉन्च करेगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए, तो ये क्या करेगा? ये अंतरिक्ष बेस्ड जो एक्सरे खगोल विज्ञान है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी है, उसका कैलकुलेशन करेगा, उसको स्टडी करेगा। और इसके लिए ये क्या करेगा? बहुत सारे वैल्यूएबल डायमेंशंस को जोड़ करके एक पावरफुल एक्सरे सोर्स ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का पता लगाएगा। इसके लिए ये पॉलिक्स नाम का उपकरण लगाएगा। ये जो पॉलिक्स है ये बेंगलुरु में बनाया गया है, रमन रिसर्च सेंटर में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये बनाया गया है। पॉलिक्स का फुल फॉर्म यहाँ पर आपके नीचे दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी पेलोड पोलरोमीटर इक्विपमेंट इन एक्सरे। क्लियर है? तो पॉलिक्स बना करके पॉलिक्स लॉन्च करेगा, बेंगलुरु में ये बना हुआ है। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना की गई थी 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसरो के S सोमनाथ जी हैं। S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हुरून द्वारा जारी 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? जिसमें टॉप 200 सेल्फ मेड उद्यमी जो हैं, सेल्फ मेड खासकर कह सकते हैं बिलियनियर जो हैं, इनकी लिस्ट है। सेल्फ मेड क्या होता है? देखो, एक होता है कि पापा थे, दादा थे, विरासत बनाए वो, उसके बाद फिर उनकी विरासत को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो हुआ ऑर्डिनरी, मतलब कि वैसे ही कोई चलिए ठीक है विरासत लेकर आ रहे हैं। एक होता है सेल्फ मेड, मतलब खुद ही
अपना जीरो से शुरुआत किया और उसके बाद अपना नाम का पूरा पूरा इंडस्ट्री बनाया, बहुत बड़ा व्यापार किया अपना और बिलियनियर बन गया, तो वो होता है सेल्फ मेड बिलियनियर, मतलब खुद से सब कुछ एम्पायर पूरा खड़ा किया हो। तो ये ऐसे ही उद्यमियों की लिस्ट है जिन्होंने खुद से अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है, बनाया हुआ है। तो इस वाले में टॉप पर कौन है? राधा किशन धमानी। तो इसी वजह से इसमें आपको टाटा, अंबानी इन सब का कोई नाम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये राधा किशन धमानी हैं जिन्होंने, जो कि डी मार्ट के संस्थापक हैं, डी मार्ट को शुरू से खड़ा किया इन्होंने और आज डी मार्ट को देखो सबसे बड़ी रिटेल चेन बना दिया है। राधा किशन धमानी आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगे, डी मार्ट के संस्थापक हैं। इनकी वैल्यूएशन बताई जा रही है 2.38 लाख करोड़ की। सेकंड पर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल हैं। याद हो, इन दोनों ने ही मिलकर के फ्लिपकार्ट बनाया था। हालांकि अब फ्लिपकार्ट इनकी नहीं रही, फ्लिपकार्ट को इन्होंने वॉलमार्ट से बेच दिया है। किसे बेच दिया है? वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है, उससे फ्लिपकार्ट बेच दिया गया है। 16 अरब डॉलर में 2017 में बेचा गया था। तो लेकिन ये फ्लिपकार्ट के संस्थापक रहे हैं और अभी भी ये बहुत सारी चीज़ों में लगाए हुए इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस वजह से इनकी वैल्यूएशन भी 1.1 लाख करोड़ की है। इसके अलावा दीपेंद्र गोयल जिन्होंने जोमेटो बनाया है, जोमेटो आप जानते ही होंगे, जोमेटो के संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल। ये तीसरे स्थान पर है 86,805 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। यहाँ पर बताया गया लिस्ट में 200 कंपनियां हैं, लेकिन 200 कंपनियों में 405 फाउंडर्स शामिल हैं। अब आप कहोगे 200 कंपनी में 400 फाउंडर कैसे? देखो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके उसे मतलब स्थापित किए थे, फाउंडर्स हैं, ठीक है ना। तो ये लिस्ट रही हुरून इंडिया की। आगे हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव ये आयोजित किया जाता है पुरी ओडिशा में, क्योंकि पुरी ओडिशा में ही ये स्थित है कोणार्क मंदिर, और वहीं कोणार्क मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये 34वां इस बार का था, यानी कि संस्करण इसका 34वां था कोणार्क नृत्य महोत्सव का, और ये ओडिशा के सबसे बड़े नृत्य महोत्सव में से एक होता है कोणार्क नृत्य महोत्सव। तो ये शुरू हो चुका है। अच्छा, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में आयोजित होता है। ये कहाँ पर, किसके द्वारा होता है अगर पूछा जाए तो ओडिशा पर्यटन और ओडिसी अनुसंधान केंद्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब एक चीज़ और जान लो, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था ये पूछा जाता है। आप बताएंगे नरसिंह देव प्रथम। एसएससी वगैरह के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे स्टैटिक में ये पूछता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, यानी काला पैगोडा भी कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। गोल्डन पैगोडा वाला देश पूछा जाए तो आप म्यांमार बताएंगे, ठीक है। आगे ओडिशा आया है, तो ओडिशा 2 दिन से लगातार बता रहा हूं, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला सैंड्रा डे ओकॉनर का निधन हो गया? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली महिला न्यायाधीश जो हैं सैंड्रा डे ओकॉनर का निधन हो गया है। अभी 93 ईयर की एज की थी ये, और इनका अभी निधन हो गया है ना। ये थी सैंड्रा डे ओकॉनर, तो इनका निधन हो गया है। 1981 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन अमेरिका के, उन्होंने इनको नियुक्त किया था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, यानी कि एज ए जज। तो इनका अभी निधन हो गया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत की भी सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी जी, उनका भी निधन हुआ था, और वो भी मैंने कवर कराया था। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 से 5 दिन पहले की बात है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया, और अमेरिका की भी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई थी, एक्चुअली में कल मैं आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से रात हो गई काफ़ी ज़्यादा लौटने में, और उसके बाद वीडियो बन नहीं पाई, रात को लेट हो गया। फिलहाल अब आप इसको देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सभी लोग देख लीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए लंबी PDF के लिए। जल्द ही आपकी क्लासेस लाइव वाली भी शुरू होने वाली हैं, शाम वाली भी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने बात किया था चर्चित अमृत वृक्ष आंदोलन अभियान, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है असम से। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज सेवा, ये डिब्रूगढ़ से कहाँ पर चलती है? वाराणसी के बीच में। आज आपको क्या बताना है, कौन सी पुस्तक ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है? इसके अलावा निम्न में से किसे आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले दिन की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम।